देहरादून में भीषण सड़क हादसे में 6 युवाओं की मौत ने पूरे देश को झकझोर दिया है और इसी बीच सड़क दुर्घटनाओं में मरने वालों को लेकर जो आंकड़े सामने आए हैं वो चौंकाने वाले हैं। क्या आप सोच सकते हैं कि पिछले एक दशक में देश में तकरीबन 15 लाख लोग अपनी जान गंवा बैठे हैं सड़क हादसों में, जबकि अब सड़कें भी अच्छी हो गई हैं कि कहा जाता है सेफ्टी फीचर्स वाली गाड़ियां भी मार्केट में हैं, ऐसे दावे किए जाते हैं। तो फिर आखिर क्यों सड़क दुर्घटनाओं के मामले में लगातार कीर्तिमान पर कीर्तिमान बन रहे हैं? दुर्भाग्य से क्यों हर रोज लोग दम तोड़ रहे हैं सड़क दुर्घटनाओं में? चर्चा करेंगे इस पे खास मेहमानों के साथ। पहले ये रिपोर्ट देखिए। विकास की बहती बहार में चमकती हुई सड़कों के जाल तो बिछ गए। नए नए हाईवेज और ट्रांसपोर्ट की बेहतर सुविधाओं के बीच क्या आपको पता है कि भारत के बीते एक दशक में 15 लाख से अधिक लोग सड़क दुर्घटनाओं में अपनी जान गंवा चुके हैं। रोड एक्सीडेंट में होने वाले मौत के आंकड़े और चौंका सकते हैं जब आपको पता चलेगा कि ये आंकड़े केंद्र शासित प्रदेश चंडीगढ़ की कुल जनसंख्या से अधिक और ओडिशा की राजधानी भुवनेश्वर के करीब करीब बराबर है। चौंकिए नहीं, ये आंकड़े और भी ज्यादा डरावने हो सकते थे, क्योंकि कई बार रोड एक्सीडेंट में होने वाली मौत रिपोर्ट ही नहीं होती। केंद्रीय सड़क परिवहन मंत्रालय की एक रिपोर्ट की माने तो भारत में करीब 10,000 किलोमीटर पर 250 लोगों की जिंदगी सड़क हादसे की भेंट चढ़ जाती है। वहीं अगर इसकी तुलना विकसित देशों से करें तो ये आंकड़े बहुत ही ज्यादा बैठते हैं। खास करके अमेरिका में प्रति 10,000 किलोमीटर पर सड़क हादसों में मरने वालों की संख्या जहां महज 57 के करीब है, तो वहीं ऑस्ट्रेलिया में ये संख्या और भी कम यानी 11 बैठता है। बात करें चीन की तो प्रति 10,000 किलोमीटर पर रोड एक्सीडेंट में मरने वालों की संख्या 119 के आसपास है। दरअसल चिंता की बात यह है कि जब सड़कों की हालत उतनी दुरुस्त नहीं थी जितनी आज है, फिर भी रोड एक्सीडेंट में मरने वालों के जो आंकड़े 2014 से 2013 के बीच 12 लाख के करीब था, वो 2014 से 2023 के बीच बढ़कर 15.25 लाख के आंकड़ों को पार कर गया है। इसकी एक बड़ी वजह देश में हाईवेज की बढ़ती संख्या को भी माना जाता है। साथ ही हाईटेक गाड़ियों, सड़क पर वाहनों की बढ़ती संख्या, बढ़ता नशा और ओवर स्पीडिंग इसकी एक बड़ी वजह बताई जाती है। गाड़ियों की बढ़ती संख्या का अंदाजा इसी से लगाया जा सकता है। साल 2012 में जहां भारत में कुल रजिस्टर्ड गाड़ियों की संख्या 16 करोड़ के आसपास थी, वहीं 2024 में ये दुगने से भी अधिक यानी करीब 38 करोड़ के आसपास पहुंच गई है। ऐसे में सड़कों पर बढ़ते वाहनों की संख्या रोड एक्सीडेंट में मरने वालों की बढ़ती संख्या की एक बड़ी वजह है। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। खास मेहमान इस वक्त हमारे साथ जुड़ चुके हैं। एल.एन. राव साहब हमारे साथ जुड़ चुके हैं, पूर्व डीसीपी हैं दिल्ली पुलिस के। राव साहब, बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे शो पे। और हमारे साथ हैं अनुराग कुलश्रेष्ठ, फाउंडर प्रेसिडेंट ट्रैक्स यानी कि रोड सेफ्टी एनजीओ। बहुत बहुत स्वागत है आपका अनुराग जी हमारे शो पर। राव सर, मैं आपसे ही पहले सवाल के साथ शुरुआत करना चाहूँगा। कल हमने देहरादून में देखा और हमें लगा कि देहरादून के वाक़ये ने पूरे देश को, ख़ासतौर से युवाओं को झकझोर दिया है। बड़े कम उम्र के बच्चे थे, न जाने किस तरह के उनके सपने रहे होंगे, लेकिन उनके सपनों के साथ साथ पूरे परिवार के सपने टूट गए। और ऐसा नहीं है कि ये सिर्फ देहरादून का ही वाक़या हो, उसके बाद से लगातार ये खबरें, आप सिर्फ गूगल करके देखिए एक्सीडेंट, और ऐसा लगता है कि हर 5 मिनट में कोई ना कोई खबर अपडेट हो रही है पूरे हिंदुस्तान से। ये स्थिति कब तक चलेगी सर? और जो हम आज बड़ा सवाल उठा रहे हैं वो ये कि सड़कें तथाकथित रूप से बड़ी हाईटेक हो गई हैं और गाड़ियां तथाकथित रूप से बड़ी सेफ हो गई हैं, उसके बावजूद ये आलम क्यों सर? देखिए, नमस्कार आपको और आपके व्यूअर्स को। ये बहुत ही अभी जो देहरादून की घटना बताई है, बड़ी विभत्स घटना है। और इसके अलावा आप पीछे कहीं जाके देखें, आप कई सालों के कई महीनों में भी देखें, ऐसी ऐसी घटनाएं बहुत अधिक हो चुकी हैं हमारे देश में। और ये वास्तव में चिंता का विषय है। उसके कारणों की जांच करना बहुत जरूरी है और वो करते रहते हैं। रोड सेफ्टी का एक डिपार्टमेंट अलग से है, मैं समझता हूं दिल्ली पुलिस में भी है। और पूरा ऑल ओवर इंडिया बेसिस पे भी रोड सेफ्टी की वजह, यानी कि रोड एक्सीडेंट्स की वजह, वो सारी एनालिसिस की जाती है और उसके बाद सुधार करने के भी तरीके निकाले जाते हैं। लेकिन अभी जो आपने बताया है कि क्या क्या वजह हो सकती है, डेफिनेटली उनमें से सबसे इम्पोर्टेंट मैं समझता हूँ वाहनों की संख्या बढ़ने के अलावा मैं समझता हूँ सबसे ज्यादा है ओवर स्पीडिंग। इसमें
जो वाहनों के जब भी जितने एक्सीडेंट आप देखेंगे स्पीड की वजह से होंगी। और दूसरा एक और अहम वजह है कि दारू पीकर गाड़ी चलाना, यानी शराब पीकर गाड़ी चलाना। इसका मतलब यह है कि देखिए, कई बार हमने ये बताया गया है कि शराब पीकर गाड़ी चलाने का मतलब है कि आप एक फैटल वेपन साथ में लेके जा रहे हो, जो कि किसी को भी कभी भी मार सकता है। कोई वेपन तो ऐसा होता है किसी को जानबूझ के मारना, तो टारगेटिंग वेपन होता है। ये जो शराब पीकर गाड़ी चलाने का मतलब है कि एक डेडली वेपन आप सड़क पे लेके घूम रहे हो, वो किसी को कभी भी मार सकता है। ये सबसे बड़ी मैं समझता हूँ इम्पोर्टेंट वजह है। दूसरी और भी कई वजह होती हैं, सड़कों का निर्माण, टेक्निकल जो सड़कों का मैन्युफैक्चरिंग, जैसे इस प्रकार से उसका रोड का स्ट्रक्चर का होना, और मोबाइल फोन इस्तेमाल करते हुए आजकल, क्योंकि हाईटेक जमाना आ गया है, मोबाइल फोन एक एक नहीं, दो दो तीन तीन चार लोग लेके रखते हैं, गाड़ी चलाते हैं, मोबाइल पे आ जाता है, चलाते चलाते वो सुन लेते हैं, उससे डाइवर्ट होता है माइंड, उससे एक्सीडेंट होते हैं। ये सारी की सारी जो परसेंटेज है, अगर आप देखा जाए तो सबसे ज्यादा परसेंटेज आपको मिलेगी ओवर स्पीडिंग की, शराब पीने की बात। और दूसरे और जो मैक्सिमम जो एक्सीडेंट्स होते हैं वो बड़े वाहन वाले, ट्रकों वाले, ऐसे लोग करते हैं जो बहुत ज्यादा अच्छे शिक्षित नहीं है, जो ड्राइवर उनकी ट्रेनिंग अच्छी नहीं है, उनको लाइसेंसेस वैसे मिल जाते हैं। वो भी एक बहुत बड़ी वजह है कि हैवी व्हीकल्स, आप जितने देखेंगे रात के वक्त में जो एक्सीडेंट हुए हैं, जी। उनमें मैक्सिमम ट्रकों या दूसरे बड़े व्हीकल इन्वॉल्व होंगे, छोटी गाड़ी वालों को कुचल देते हैं वो, और इतनी ओवर स्पीडिंग से चलते हैं। और खासतौर से ऐसे रात में लोग वो ज्यादा दारू पीकर चलाते हैं। एक बार आपको याद होगा, सुप्रीम कोर्ट ने इसी बात को संज्ञान में लेते हुए हाईवे पर दारू की दुकानों को बंद करने का आदेश दिया था। बाद में वो चैलेंज हुआ था। उसकी खास वजह यही थी कि जो ट्रक ड्राइवर है वो हाईवे पर चलते हैं, जहां भी चलेंगे वहीं रोक के दारू की दुकान में से दारू लिया और पी के चला देते हैं गाड़ी। और जी। वो गाड़ी एक प्रकार से भागता हुआ वेपन है, और इस बात को बड़ा सीरियसली लिया गया था। और ये आप अगर एनालिसिस करेंगे पूरे के पूरे उसके, और डेटा को चेक करेंगे सारे के सारे, जी। तो ये मेन वजह इन्हीं की आपको मिलेगी। एब्सोल्युटली सर। सवाल ये है कुलश्रेष्ठ साहब कि हिंदुस्तान में जो तमाम वादे होते हैं साहब कि हमारी तो रोड इंफ्रास्ट्रक्चर जो है वो तो बिल्कुल साइंटिफिक तरीके से हो रहा है, कार सेफ्टी फीचर्स जो हैं दिनों दिन आ रहे हैं, जैसा अभी सर ने भी बताया कि कुछ कुछ जो बिहेवियरल जो चेंजेस हैं अब उनका तो अब वेट ही करना पड़ेगा कि बिहेवियरल चेंज इंडिविजुअल्स में कब आएंगे, लेकिन कुछ सख्ती की जाती है ताकि फोर्सफुली उन बिहेवियर्स को चेंज करने की कोशिश की जाए। मसलन शराब पर बैन लगा देना, सीट बेल्ट कंपलसरी कर देना, ये अपने आप वैसे अक्ल होनी चाहिए। लेकिन उसके बावजूद सबसे बड़ा सवाल ये है कि आप अगर 1.5 लाख का आंकड़ा भी लेंगे, जो हमारे ट्रांसपोर्ट मिनिस्ट्री का डेटा है, और उसमें अगर आप ग्लोबली उसको कंपेयर करेंगे तो वो सिर्फ 11% बैठता है। सॉरी, टोटल जो रोड फैटिलिटीज़ हैं वो 11% हैं पूरी दुनिया में, हमारे देश में। और अगर आप वर्ल्ड्स व्हीकल पॉपुलेशन देखेंगे तो मात्र 1% है, और उसमें ग्लोबल जो बर्डन है डेथ्स का, एक्सीडेंट्स में, वो 11% का है। ये आयरनी क्यों है सर? कहां पर चूक हो रही है कुलश्रेष्ठ साहब? चूक डोभाल जी सिर्फ एक चीज़ में है कि हम जो एनालिसिस आज तक करते आए हैं ट्रेडिशनल, हम उसी पर ही ट्रेडिशनली जांच करते रहते हैं, उन्हीं को एनालाइज करते रहते हैं, और सेम पिछले 20 साल से सेम यही फिगर आ रहे हैं, जो ओवर स्पीडिंग, इंक्रीजिंग व्हीकल्स, ड्रिंक एंड ड्राइविंग, मोबाइल यूज़, ये सारी चीज़ें जो है ना पिछले 20 सालों से सेम रिपीट की जा रही हैं। मैं आप छोटे से एक क्वेश्चन पर आता हूँ कि जो और एनालिसिस है इसका रोड एक्सीडेंट्स का, वो ये है कि 50% एक्सीडेंट्स हाईवे पर हो रहे हैं, जो कि 2% टोटल हमारे रोड नेटवर्क का हिस्सा है। आज जिस भी, चाहे वो नेशनल लेवल पर कॉन्फ्रेंस हो रही हो, चाहे पर स्टेट काउंसिल फॉर रोड सेफ्टी की मीटिंग हो या डिस्ट्रिक्ट रोड सेफ्टी काउंसिल की मीटिंग हो, सभी लोग एक बार पल्ला झाड़ते हैं कि अगर NHAI अपनी 50% जो डेथ वहाँ पर हो रही हैं अगर उनको रोक लेता है तो हमारा फिगर 50% अपने आप डाउन हो जाएगा। लेकिन एक शर्म की बात जो है कि 2010 में ऑलमोस्ट 1,20,000 डेथ होती थी, जब डेकेड ऑफ एक्शन, फर्स्ट डेकेड ऑफ एक्शन यूनाइटेड नेशन ने लागू किया। 2020 आते आते वो डेथ हमारे यहाँ पर ऑलमोस्ट 1,50,000, 1,55,000 तक पहुँच गई। मतलब जो हमारा टारगेट था
1,20,000 में से 50% डाउन करने का आज से 2010 में, मतलब 60,000 का टारगेट था हमारा कि 60,000 हम डेथ लेकर आएंगे रिड्यूस करके। अब 60,000 की कितनी हो गई? 1,72,000। ऑलमोस्ट 3 गुना डेथ अगर हमारे सेट टारगेट से देखा जाए तो वो बढ़ चुकी हैं। दूसरा, आज हम बात करते हैं सेफ व्हीकल्स की। ये जितने भी व्हीकल्स हैं ना, हमारी जो हाईवेज और एक्सप्रेसवेज पर स्पीड है वो लगभग 100 के आसपास है, या कुछ एक्सप्रेसवेज पर 100 से ऊपर भी है। जितने भी ये व्हीकल टेस्ट किए जाते हैं, हमको दिखावा दिया जाता है कि सेफ व्हीकल्स हैं। इनकी स्पीड टेस्टिंग जो होती है ना, वो सिर्फ 62 किलोमीटर पर आवर पर होती है, चाहे वो आपका एयरबैग हो या गाड़ी की क्वालिटी हो, सिर्फ 62 पर। लेकिन हमारे यहाँ पर स्पीड 100, 120, ये तो पोस्टेड स्पीड होती है। जो व्हीकल्स की स्पीड होती है, कुछ जो मन चले होते हैं लोग बाग, उनको एक डिलीमा उनके दिमाग में रहता है कि जब हमारा पॉलिसी मेकर जब ये अनाउंस करता है कि दिल्ली से मुंबई अब 12 घंटे में पहुंच जाओगे, 22 घंटे का सफ़र 12 घंटे में करोगे, दिल्ली से मेरठ का सफ़र आप जो 2.5 घंटे लगते हैं वो आधा घंटे में कर लोगे, दिल्ली से देहरादून आप जो है सिर्फ 2.5 घंटे में पहुंच जाओगे, जो 6 घंटे लेता है अभी। ये एक साइकोलॉजिकल सुसाइडल इश्यू है जो कि हमारे पॉलिसी मेकर के द्वारा अनाउंस किया जाता है। मैं अनुराग जी, मैं इस पॉइंट पे थोड़ा सा चर्चा करना चाहूंगा, क्योंकि ये यूनिक पॉइंट है जो आपने रखा है जी। ये यूनिक पॉइंट इसलिए है क्योंकि कुछ दिन पहले हमने जो होम डिलीवरी एप्स हैं उसमें जो 10 मिनट का कल्चर आ गया है ना, कि साहब 10 मिनट में डिलीवरी, 5 मिनट में डिलीवरी, 2 मिनट में डिलीवरी, इसका जो डिलीवरी बॉय की सेफ्टी से रिलेशन है उस पर किसी ने ध्यान नहीं दिया। और जब चर्चा शुरू हुई तो फिर समझ में आया कि इस तरह के नारों के पीछे की एक सच्चाई भी है। राव साहब, मैं इंपॉर्टेंटली आपसे पूछना चाहूंगा, क्या हमारे देश में स्पीड को ग्लैमराइज किया जाता है हायर लेवल से लेकर लोअर लेवल तक? जैसा कि कुलश्रेष्ठ जी बोल रहे हैं, दिल्ली से बद्रीनाथ पहुंच जाओगे साहब 5 घंटा 6 घंटे में। क्या यह सहूलियत की तरफ इशारा हो रहा है या स्पीड को हम ग्लैमराइज कर रहे हैं? और उसके बाद आम आदमी धारणा बना लेता है कि एक्सीलेटर पर पैर रखा और सीधे हम देहरादून में होंगे और बद्रीनाथ में होंगे, रास्ते में बिल्कुल सड़कें एकदम मक्खन जैसी होंगी। तो ये इस पे हम सेफ्टी का पॉइंट भूल जा रहे हैं क्या इस ग्लैमराइजेशन के चक्कर में? डोभाल जी, बिल्कुल सही मुद्दे पर आपने बात की है कि वास्तव में ही हम जो ग्लैमराइज कर रहे हैं, या फिर हम अपने आप को बहुत ज्यादा एडवांस समझते हैं कि हमारी स्पीड देखिए, रोड के स्पीड कितनी आ रही है, ट्रेन में स्पीड कितनी आ रही है। ये इसको ग्लैमराइज करने के लिए सेफ्टी को कहीं ना कहीं हम एक तरफ रख देते हैं, वो उधर जाता है। और वास्तव में देखा जाए तो ये जो हाईवेज पर जो एक्सीडेंट है वो स्पीड की वजह से इसीलिए है क्योंकि ग्लैमराइज किया जाता है हमारे वास्तव में सरकारों द्वारा, डिपार्टमेंट ऑफ ट्रांसपोर्ट के द्वारा, और ये बताते हैं, तारीफ करते हैं कि देखिए हमने ऐसे रोड बना दिए, इतनी दूरी हम निकल जाएंगे। वो बात अलग है कि रोड बनाने से दूरी कम होती है, दूरी में देरी कम होती है, इसमें कोई डाउट नहीं है। लेकिन वहां पर भी स्पीड लिमिट का एक वो होता है। तो ये जो स्पीड लिमिट हर जगह होती है, हर हाईवे पर होती है, हर रोड पर स्पीड लिमिट होती है। यहाँ पर हमें ये भी नहीं भूलना चाहिए कि हम स्पीड लिमिट जो प्रेस्क्राइब की हुई है सरकार ने उसके ऊपर ही रहें। उसके ऊपर क्योंकि सड़कें बहुत अच्छी हैं और गाड़ियां बड़ी फास्ट हो गई हैं आजकल, गाड़ियां बहुत नई से नई एक टेक्निक वाली है, तो लोग अपना ओवर स्पीडिंग करते हैं। इसी को कहते हैं ओवर स्पीडिंग, क्योंकि स्पीड लिमिट के बाद में वो करते हैं। तो ये हमारा एक साइकोलॉजिकल बात हो गई है और ग्लैमराइजेशन की बात हो गई है कि लोग समझते हैं कि हम जल्दी पहुंचे। दूसरा, सभी लोगों के पास जल्दी इतनी होती है, आजकल वक्त कम है, हर कोई भी आप देख लीजिए, हर आदमी इतना बिजी और भाग दौड़ में लगा रहता है और वो वक्त की देखता है। दूसरी बात, ये जो डिलीवरी बॉयज की बात है, इसमें भी आप अगर एनालिसिस देखेंगे तो डिलीवरी बॉयज जल्दी से जल्दी जगह पहुंचाने की एड जो आती है, देखिए कि अगर हम 10 मिनट में नहीं आए तो आपका खाना फ्री, तो ये वाली बात करके और डिलीवरी बॉयज की जान आफत में और रिस्क में डाल के हम ये सारी एडवर्टाइजमेंट करते हैं। इसमें भी बहुत जरूरी है रोक लगाना कि ओवर स्पीडिंग करनी पड़ेगी ना उसको, तो क्योंकि 10 मिनट में भेजना है या कभी कितना भेजना है, तो कहीं भी
यानी कि प्राइवेट लेवल पर हो या फिर सरकारी लेवल पर हो, जैसे ही हम स्पीड को ग्लैमराइज करने की कोशिश करते हैं, उस पे जो सेफ्टी के जो फीचर्स हैं उनको दिमाग में रखना ना भूलें। और अगर ठीक है, बहुत अच्छी बात है, अगर आपकी स्पीड से स्पीड अप होना ही चाहिए। इस देश का पूरा इंफ्रास्ट्रक्चर, लॉजिस्टिक सिस्टम अगर स्पीड अप होगा, अगर वो स्मूथ होगा, अगर वो हर्डल फ्री होगा, जाहिर सी बात है देश तरक्की करेगा। लेकिन उसके सापेक्ष, उसके अनुपात में आपको तैयारियां भी तो करनी होगी। अनुराग जी, इसी पॉइंट के साथ अब मैं आ रहा हूं, हमारी जो व्यवस्था है इमरजेंसी रिस्पांस सिस्टम की, हमारे यहाँ इमरजेंसी केयर इंफ्रास्ट्रक्चर तो अभी छोड़ दीजिए, वो तो हमारी प्रायोरिटी है ही नहीं। लेकिन हाई रिस्क हाईवेज जितने हैं, या शहरों से बाहर जाते ही अगर एक कोई एक्सीडेंट हो जाता है, उसके बाद हमारा इमरजेंसी केयर सिस्टम कितना लचर है। अब इसके आंकड़े देने की आवश्यकता नहीं है कि समय पर लोगों के, घायलों के अस्पतालों में नहीं पहुंचने की वजह से कितनी मौतें हो जाती हैं। तो क्या हमने ये हाई स्पीड नेटवर्क जो हमने बना लिया है, इसके सापेक्ष में हमारा इमरजेंसी रिस्पांस सिस्टम है कुछ उतना सुदृढ़? सर बिल्कुल भी डोभाल जी स्ट्रांग नहीं है। पोस्ट केस क्रैश केयर पर जहाँ पर हम ध्यान देते हैं, वहाँ पर भी ग्लैमराइजेशन होता है कि आप हवाई जहाज से और हेलीकॉप्टर से पहुँचाए जाएंगे मरीज। लेकिन मैं एक इसमें साथ में एक पॉइंट और जोड़ना चाहूँगा कि यूनाइटेड नेशन और WHO जो एक कोशिश करते हैं, उनकी तरफ से एक जो पॉइंट आता है आफ्टर ऑल दीज इन्वेस्टिगेशंस, कि आपको सेफ सिस्टम अप्रोच के अकॉर्डिंगली चलना पड़ेगा। सेफर रोड्स आप जब तक नहीं दे पाएंगे तब तक ये एक्सीडेंट्स नहीं रुकेंगे, और उस पर बेटर इन्फोर्समेंट जब तक साथ में नहीं कर पाओगे। मैं एक छोटा सा एग्जांपल देता हूँ। हमारे गडकरी साहब पिछले 10 सालों से एक ही बात बोल रहे हैं कि मुझे नहीं पता ये हाईवे पर ट्रक्स और बसेस तीनों लेन में, चारों लेन में क्यों चलते हैं। अब ये मेरा काम है और ये आपका काम है कि आप जो है वो चारों लेन में क्यों चल रहे हैं, वहाँ पर उनको बताना पड़ेगा। ये इन्फोर्समेंट हमारे राव साहब हैं, ये बताएंगे कि क्यों नहीं चल पाते, इन्फोर्समेंट पुअर है वहाँ पर या कुछ और गड़बड़ है। नंबर 1। नंबर 2 पर मैं आपकी बात करना चाहूँगा कि हमें शायद दुनिया से कुछ सीखने के लिए हम सीखना चाहते नहीं हैं। हमने सेफर मोबिलिटी की जगह पर फास्टर मोबिलिटी पर काम करना स्टार्ट किया है। मैं एक छोटी सी एग्जांपल देता हूँ। हम पाकिस्तान की बहुत जो है बदनामी करते हैं या पाकिस्तान को बहुत हिकारत की निगाह से देखते हैं, लेकिन पाकिस्तान ने जब हाईवे पर काम करना स्टार्ट किया तो उन्होंने सन 1997 में हाईवे पुलिस का निर्माण किया। वहां पर उनके यहाँ पर हाईवे पुलिस काम करती है। हमारे यहाँ पर आज तक हाईवे पुलिस यहाँ पर नहीं बन पाई जो कि वहाँ का जो है निरीक्षण करे और वहाँ पर इन्फोर्समेंट करे। सेपरेट वहाँ पर सेपरेट पुलिस आई, हाईवे पुलिस। हमारे यहाँ पर स्टेट रिस्पॉन्सिबिलिटी करके ये स्टेट के ऊपर सब्जेक्ट छोड़ दिया जाता है। और स्टेट, मैं आपको पहले भी बताया कि जब भी रोड सेफ्टी काउंसिल्स की मीटिंग होती है वहाँ पर एक ही सब्जेक्ट होता है कि अगर ये NHAI वाले अपनी डेथ रोक लें तो हमारा फिगर अपने आप कम हो जाएगा। मतलब स्टेट अपना पल्ला 100% झाड़ता है कि ये जांच, ये जो रोड्स, जो हाईवे पर एक्सीडेंट्स हो रहे हैं और डेथ हो रही हैं, उनका काम NHAI का है या गडकरी साहब का, वही रोकें। और हमारे यहाँ पर हाईवे पुलिस नहीं है। दूसरा, सिर्फ 2% नेटवर्क है हमारे यहाँ हाईवे का, उस पर 50% डेथ हो रही हैं। पिछले 10 साल से सेम फिगर आ रहा है, एनालिसिस सेम हम लोग कर रहे हैं, लेकिन उसका एवेल्युएशन आज तक नहीं कर पाए हमारे पॉलिसी मेकर्स या कोई ब्यूरोक्रेट्स। ये एक्सीडेंट अगर 2% हाईवे पर 50% एक्सीडेंट हो रहे हैं तो कुछ करना चाहिए क्या ना। मैं ओवर स्पीडिंग एक कारण हो सकता है बिल्कुल, लेकिन उसका दूसरा सबसे बड़ा कारण है कि आज तक हम लोग लेन ड्राइविंग को फिक्स नहीं कर पाए इंडिया में। ट्रक्स और बस को एक लेन में नहीं चला पाए, उसकी वजह से जो छोटे व्हीकल्स होते हैं, अगर आपने देखा हो कि हाईवे पर अगर पोस्टेड स्पीड गाड़ी की जो है, बस की अगर 60 या 70 लिखी हुई है तो वहां पर छोटे व्हीकल की स्पीड लिमिट वहां पर होती है 80 या 100 जी। मींस कि अगर तीनों लेन में ट्रक या बस चल रहे हैं तो वो तीनों लेन में जो है ना कार्स रॉन्ग साइड, राइट साइड ओवरटेकिंग करती रहती है सांप की तरह। एब्सोल्युटली सर। और जहां पर भी एक स्लो स्पीडिंग व्हीकल आगे मिलता है वो उसमें जो है पीछे से हिट करके वहां पर गड़बड़ हो जाती है। बिल्कुल सर। आज तक अगर इन्फोर्समेंट हमारा पुअर है, कोई आज तक हम काम नहीं कर पाए कि लेन ड्राइविंग में चला लें। और दूसरा, एक सबसे बड़ी बात डोभाल जी, एक सेकंड दीजिए मेरे को। एक छोटी सी कहावत कहता हूं कि अगर आप दूसरे क्लास पास या तीसरे क्लास पास बच्चे को PhD करवाएंगे तो वो फेल होगा ही होगा। सिंपल सी एक चीज मैं कह रहा हूं कि आज तक हमारे जो इंडियंस हैं, भारतीय लोग हैं,
वो 20, 25, 30 की स्पीड पर, तो उनमें अकल नहीं है शहर में चलने की, उनको 120 वाले हाईवे पर छोड़ दिया जाता है विदाउट इन्फोर्समेंट। वो मरेंगे ही मरेंगे। और इसमें जो कमी है ना, वो हमारी पॉलिसी मेकर्स, दूसरा इन्फोर्समेंट एजेंसीज की है, चाहे उनकी संख्या कम हो, लेकिन दायित्व तो उन्हीं का है। एब्सोल्युटली सर। उनको डिमांड करनी चाहिए ट्रैफिक मैनेजमेंट के लिए। सिर्फ पुलिस का जो इंडिया में काम है वो दो या तीन काम है। एक इन्फोर्समेंट करना, वो भी आजकल छोड़ दिया है क्योंकि डिजिटल इन्फोर्समेंट के चले गए। बैठे बैठे एक हॉल में बैठे बैठे बनाते रहते हैं चलान्स, और 75% चलान अनपेड है आज की डेट में। दूसरा काम होता है इनका ट्रैफिक रेगुलेशन। आज तक किसी भी पुलिस डिपार्टमेंट को इंडिया में ट्रैफिक मैनेजमेंट की ट्रेनिंग नहीं दी गई, और न ट्रैफिक पुलिस, किसी भी ट्रैफिक पुलिस ने आज तक कोशिश की कि वो ट्रैफिक मैनेजमेंट के ऊपर काम करें। तीसरा जो आता है, हाँ, वीआईपी की ड्यूटी में उनका टाइम जाता है, वीआईपीज आ रहे हैं जा रहे हैं। और चौथा सबसे बड़ा पॉइंट मैं ऐड ऑन करना चाहूंगा इसमें, 70% शहरों में इन्फोर्समेंट जीरो है। ये हम जो फिगर्स बताते हैं ना, वो 30% इन्फोर्समेंट वाले बेसिस पर बता देते हैं। एब्सोल्युटली, मुझे लगता है मैं बिल्कुल सर, आप बहुत अच्छे पॉइंट्स बता रहे हैं, लेकिन इस पे एक बड़ा कैच ये है कि लॉ इन्फोर्समेंट को सुदृढ़ करना एक ऐसा विषय है कि अब सवाल यही उठता है। अब राव साहब यहाँ पर बैठे हुए हैं, इससे पहले कि वो बोले, मैं जो स्टडी मैंने जो किया हुआ है लॉ इन्फोर्समेंट में प्रॉब्लम क्या आता है, वो एक पक्ष जो है वो पुलिस और सिस्टम का भी है। और वो सिस्टम का पक्ष ये है कि आप एक पुलिस वाले से क्या क्या तो करवाएंगे। जैसा आपने कहा, वीआईपी ड्यूटी भी करवानी है आपको पुलिस वाले से, आपको गली मोहल्लों के जो मामले हैं वो भी सुलझाने हैं तो पुलिस वाले से, आपको नेता के पीछे भी लगाना है तो पुलिस वाले को लगाना है, उसके बाद आपको जो है ट्रैफिक की व्यवस्था भी सुधरवानी है उससे। और सोचिए कि एक शहर के अंदर, एक कस्बे के अंदर तो एक पुलिस की व्यवस्था की जा सकती है लॉ इन्फोर्समेंट के लिए, लेकिन हाईवेज पर जो आपने, बड़ा मैं चौंका हूं इस बात को सुनकर कि पाकिस्तान जैसे देश को ये अकल 90s में आ गई थी, हमें आज तक नहीं आई कि एक हाईवे पुलिसिंग नाम की। बताइए, तो अब वहां पर ये सब स्थिति है। बट बहरहाल इन्फोर्समेंट एक जगह, मैं क्विकली आऊंगा अपने ऊपर। सारे लोग बोलते हैं कि साहब आप जब शो करते हैं तो फिर सिर्फ लॉ इन्फोर्समेंट और सरकारों और पॉलिसी के बारे में ही बात करते हैं। आज हम खुद की बात भी कर लें। खुद की बात करने के लिए मैं समय थोड़ा सा कम ही दूंगा, लेकिन जो काम स्वीडन ने किया है, जीरो अप्रोच, जो विजन जीरो था उनका, उसके साथ जो वो गए और वहां पर उन्होंने एक्सीडेंट्स को रिड्यूस किया, जो नॉर्वे ने किया, जो जापान ने किया, जो स्विट्जरलैंड ने किया, नीदरलैंड्स ने किया, कनाडा ने किया, यूके ने किया। इन लोगों ने न सिर्फ लॉ इन्फोर्समेंट को तैयार किया बल्कि खुद की पब्लिक को भी तैयार किया, उनके स्टडी मटेरियल्स में डाला, स्कूल्स में डाला, बिहेवियरल चेंजेस लेकर आए। हमारे यहाँ कभी ये हो पाएगा राव सर या नहीं? देखिए डोभाल जी, बिल्कुल संभव हर चीज है, इच्छा शक्ति की जरूरत है। हमारी सरकार, हमारी पुलिस अगर ये चाहे तो बिल्कुल हो सकता है, क्योंकि सेल्फ डिसिप्लिन हमारे अंदर भी ये बहुत जरूरी है। नियम बनाना अलग चीज है, एनफोर्समेंट भी जरूरी है, सारा है। अनुराग जी ने बताया एनफोर्समेंट की कमी है, इसमें कोई डाउट नहीं है, लेकिन जब तक पब्लिक सेल्फ डिसिप्लिन नहीं होगी, अपने आप नियम कायदों, हर जगह तो पुलिस वाला खड़ा नहीं हो सकता। जैसे आपने कहा पुलिस की शॉर्टेज है, हर जगह हर हाईवे पर नहीं हो सकता, लेकिन आदमी अगर सेल्फ डिसिप्लिन रहेगा, खुद अपने देखेगा कि मैंने ट्रैफिक के नियमों का पालन करना है तो करना है। आप देखिए ना, आप अमेरिका, दूसरे देशों की बात हम करते हैं, वहां जाके कोई रेड लाइट पे पार करते दिखता है आपको? नहीं दिखता। हम भी जगह जाते हैं वहां पर तो हम नहीं करेंगे, लेकिन यहाँ पर जरा सा मौका मिला, रेड लाइट हो रही है, लेकिन मौका मिला तो पूरा पार कर देंगे, चाहे वो एक्सीडेंट हो जाए। तो ये सारी मानसिक स्थिति है, उसको बदलना बहुत जरूरी है। और इसके लिए हम सबको, पब्लिक के लोगों को और पुलिस की और प्रशासन की जिम्मेवारी की, पुलिस को शिक्षित करे और पब्लिक को शिक्षित करे। बिल्कुल सर, आपने बहुत इंपॉर्टेंट बात बोली। कुलश्रेष्ठ जी, अपने ऊपर ही बात डालते हुए मैं आऊंगा, लेकिन सवाल मेरा फिर यही, अपने ऊपर हम ले रहे हैं, सारे उन लोगों पर ले रहे हैं जो हाईवेज पर उतरते हैं, सड़कों पर उतरते हैं। और अगर सरकार स्पीड को ग्लैमराइज कर रही है तो हम लोग भी ट्रैफिक रूल्स का उल्लंघन करना, लेन डिसिप्लिन को फॉलो नहीं करना और अपने आप को सड़क का राजा मानने को भी हम लोग भी खूब ग्लैमराइज करते हैं कि हम तो रूल ब्रेकर हैं साहब, रूल मेकर नहीं है। ये कई लोगों की टैगलाइंस होती हैं। तो हम लोग भी तो नियमों को धता बताने को ग्लैमराइज करते हैं सर। एक चीज इसमें, मैं जब आपने इतना सेल्फ जो इवेल्युएशन किया मीडिया का, मैं उसमें एक बात और जोड़ना चाहूंगा कि जब
हमारे एक नेता ने अगर बोला कि 2.5 घंटे में यहाँ से वहाँ, 2 घंटे में वहाँ, तो उसने एक मंच पर बोला। हो सकता है कि 100 या 200 या 300 लोग हों वहाँ पर, लेकिन उसको 140 करोड़ तक कौन पहुँचाता है और बार बार कौन पहुँचाता है? तो यहाँ पर कहीं ना कहीं हमें सेल्फ हाँ, आपने मीडिया को लपेट दिया। अब ये 140 करोड़ लोगों तक बार बार क्यों पहुंचाया? अब आपने मीडिया को लपेट दिया। मैं तो आपकी बात को आगे बढ़ाया। उनकी अपनी ड्यूटी कर रहे हैं मीडिया भी, लेकिन हाँ ये बात भी सही है जो नहीं सर, देखिए, लेट अस बी वेरी ऑनेस्ट, लेट अस बी वेरी ऑनेस्ट। एग्जैजरेशन किसी भी स्तर पे हो, नेताओं के स्तर पर हो, चाहे वो इंडिविजुअल के स्तर पर हो या फिर मीडिया के स्तर पर हो, एग्जैजरेशन ठीक नहीं है। उसमें थोड़ा मुझे लगता है कि आगे पीछे देखकर सेफ्टी पर ध्यान केंद्रित करना जरूरी होगा। संक्षेप में कुलश्रेष्ठ जी, समय की कमी होगी। हेलो, हाँ ठीक है कुलश्रेष्ठ जी, तो आप दोनों ने बहुत महत्वपूर्ण अपने इनपुट्स दिए हैं। इस विषय को तो हम और थोड़ा सा चर्चा में लाना चाहते थे, लेकिन समय की इतना ही हमको इजाज़त दे रहा है समय। बहुत बहुत शुक्रिया आप दोनों का वक्त निकालने के लिए। राव सर बहुत बहुत शुक्रिया, कुलश्रेष्ठ आप बहुत बहुत शुक्रिया आपका भी समय निकालने के लिए।